Namaste सभी को. Welcome to the Sharing Stories podcast. In this channel, we discuss books. Today we have शक्ति स्वरूपा by अरुणा त्रिवेदी. देखिए, अगर मैं कहूँ कि असल ताकत ढाड़ने में या किसी पर हावी होने में नहीं है, बल्कि शांति से एक तूफान को सहने में, तो कैसा लगेगा? बिल्कुल। समाज ने तो हमें हमेशा यही सिखाया है कि जो पलटकर वार करे वही सबसे मजबूत है। सही कहा. और आज का ये जो हमारा विश्लेषण है ना, ये इस पूरी धारणा को जड़ से उखाड़ने वाला है. आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करेंगे जो नारी शक्ति और उस अंदरूनी बदलाव की बात करती है जिसे अक्सर लोग कमजोरी समझ लेते हैं. हाँ, और देखिए, इस चर्चा का असल मकसद भी यही है. हम सिर्फ इस किताब की कहानी नहीं दोहराने वाले. शक्ति स्वरूपा जो नाम है ना, वो अपने आप में एक पूरा दर्शन है. मतलब एक गहरा अर्थ छिपा है इसमें. एकदम. ये हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जहां हम देखते हैं कि इंसान की आध्यात्मिक ऊर्जा, जिसे हम अक्सर फेमिनिन एनर्जी कहते हैं, वो आफत आने पर टूटती नहीं है, बल्कि वो एक नए और बेहतर आकार में ढल जाती है. अरे वाह, इसी बात पर मुझे एक तुलना याद आ रही है. जैसे जब हम ताकत शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले किसी एक्शन फिल्म के हीरो की तस्वीर आती है ना? वही जो सब कुछ तोड़ फोड़ देता है. वही तो, एक ऐसा इंसान जो अपनी शारीरिक शक्ति से हर स्थिति पर अपना कंट्रोल चाहता है, जैसे ताकत का सीधा मतलब ही आक्रामकता हो. लेकिन जब हम इस किताब के शीर्षक पर गौर करते हैं, शक्ति स्वरूपा यानी नारी का ईश्वरीय शक्ति के रूप में अवतार, तो बात पूरी तरह पलट जाती है. बिल्कुल पलट जाती है. ये एक बिल्कुल अलग तरह की ताकत है, बल्कि इतना मजबूत बना देती है कि फिर वो कभी टूटता नहीं. क्या बात है, बहुत ही सटीक तुलना की आपने. Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story, just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. और यही एक्शन हीरो वाली धारणा इस किताब में पूरी तरह टूटती हुई दिखती है. देखिए, बाहरी दुनिया पर नियंत्रण करना शायद आसान हो, वो तो है. लेकिन जब हालात आपके बिल्कुल खिलाफ हो, तब अपने भीतर की करुणा और इंसानियत को बचाए रखना, ये सबसे मुश्किल काम है. इस किताब की जो महिला पात्र है, वो मूक दर्शक या चुपचाप सहने वाली नहीं है. यानी उनका संघर्ष एक एक्टिव प्रोसेस है. हाँ, एकदम एक्टिव है. जब कोई इंसान दर्द से गुजरता है तो उसके पास दो ही रास्ते होते हैं. या तो वो कड़वाहट से भर जाए और पूरी दुनिया को उस नजर से देखे, या फिर वो उस दर्द को एक ऐसी भावनात्मक ढाल बना ले जो उसके आसपास के पूरे माहौल को बदल दे. इस किताब के पात्र दूसरा रास्ता चुनते हैं. ये शांति से अपना रास्ता बनाने वाली बात वाकई बहुत गहरी है, क्योंकि देखिए, गुस्सा होना या पलटकर वार करना एक बहुत ही क्विक रिएक्शन है. बिल्कुल. लेकिन लंबे समय तक अपने मूल्यों पर टिके रहना, ये किसी तपस्या से कम नहीं है. किताब पढ़ते हुए मैं लगातार यही सोच रहा था कि इस तरह का जो इमोशनल रियलिज्म है, वो कोई अपनी कल्पना से नहीं लिख सकता. हाँ, जहाँ इतनी सच्चाई हो वहाँ अनुभव बोलता है. वही तो, इसकी जड़ें कहीं ना कहीं असली जिंदगी की मिट्टी में धसी होंगी. मैंने अरुणा त्रिवेदी जी के बारे में थोड़ा पढ़ा, जिनका जन्म 1948 में एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था. और ये जानकर हैरानी होती है कि शक्ति स्वरूपा का ये जो पूरा ताना बाना है, वो उनकी अपनी माँ की कहानी से निकला है. देखिए, अरुणा जी की माँ की कहानी ही इस किताब की सच्ची नींव है. अगर हम उस दौर की बात करें तो बाल विवाह एक बहुत आम बात हुआ करती थी. हाँ, और लड़कियों की पढ़ाई को तो लोग जरूरी मानते ही नहीं थे. एकदम सही. अरुणा जी की माँ का भी बाल विवाह हुआ था. अब आप उनकी मानसिक स्थिति की कल्पना कीजिए. एक ऐसी महिला जिस पर बहुत कम उम्र में पूरी गृहस्थी का बोझ आ गया हो. बहुत ही मुश्किल वक्त रहा होगा. बहुत मुश्किल. लेकिन उन्होंने जो किया वो समाज के बनाए नियमों के बिल्कुल खिलाफ था. 5 बच्चों को जन्म देने और उनकी परवरिश करने के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने का बड़ा फैसला लिया. सच में, 5 बच्चों के साथ पढ़ाई.
आज के वक्त में जब हमारे पास हर तरह की सुविधा है, तब भी लोग काम और पढ़ाई एक साथ नहीं संभाल पाते। हाँ, वही तो। और उस दौर में बिना किसी आधुनिक सुविधा के बच्चों को बड़ा करना और फिर किताबें उठाकर परीक्षा की तैयारी करना, ये तो सच में अपने आप में एक मौन क्रांति जैसा है। बिल्कुल। और यही असल शक्ति स्वरूपा का सच्चा स्वरूप है। उन्होंने समाज से लड़कर या शोर मचाकर अपना हक नहीं मांगा। उन्होंने शांति से, अपनी लगन से अपना रास्ता खुद बनाया। क्या बात है। और वो सिर्फ पढ़ी नहीं, बल्कि एक स्कूल में प्रिंसिपल के पद तक पहुंची और वहीं से रिटायर हुई। अरुणा जी ने बचपन से ही अपनी माँ को इस तरह बिना किसी शिकायत के अपने जीवन को गढ़ते हुए देखा। और इस चीज का उन पर बहुत गहरा असर पड़ा होगा। एकदम। ये लचीलापन और जुझारूपन उनके दिमाग में बैठ गया। उन्हें समझ आ गया कि जिंदगी में चाहे कितनी भी रुकावटें आएं, वो आपका अंत नहीं कर सकती। और अपनी माँ की इस प्रेरणा का असर अरुणा जी के खुद के फैसलों में भी दिखता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा पॉइंट है जिसने मुझे बहुत चौंकाया। अच्छा, वो क्या? उनकी एकेडमिक जर्नी बहुत ही शानदार रही थी। उन्होंने ग्वालियर यूनिवर्सिटी से एमएससी केमिस्ट्री में 3रा स्थान हासिल किया था। उन्हें पीएचडी में दाखिला मिल गया और एक डीआरएलएम में बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। हाँ, एक बहुत ही ब्राइट करियर उनका इंतजार कर रहा था। वही ना। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो फैसला लिया, वो आज के इस हसल कल्चर वाले दौर में जहां हर कोई भाग रहा है, वहां लोगों को थोड़ा अजीब लग सकता है। उन्होंने इतनी बड़ी सफलता छोड़कर मातृत्व यानी मदरहुड को चुना। आजकल तो लोग इसे करियर में स्टेप बैक मानेंगे ना। देखिए, यहीं पर आकर समाज का नजरिया थोड़ा संकीर्ण हो जाता है। हम सफलता को बस एक ही तराजू पर तोलते हैं कि कोई दफ्तर में कितनी तेजी से प्रमोशन ले रहा है। हमने एक बेंचमार्क बना दिया है बस। बिल्कुल। लेकिन असली शक्ति किसी एक संचय में बंध जाने में नहीं है। असली शक्ति तो चुनाव की स्वतंत्रता में है। मतलब अपनी मर्जी से फैसला लेने में। एकदम। उन्होंने वो रास्ता चुना जो उन्हें उस वक्त अपने लिए सही लगा, और उसमें भी वो बेहद सफल रहीं। एक सफल जीवन का मतलब ये थोड़ी है कि आपको एक ही समय पर सब कुछ करना है। सही बात है। मातृत्व उनका चुनावा रास्ता था और उन्होंने इस रोल को पूरी शिद्दत से निभाया। ये इस बात का सबूत है कि ताकत सिर्फ ऑफिस की 4 दीवारी में नहीं दिखती। ये अपने परिवार और जीवन को अपनी शर्तों पर संवारने में भी नजर आती है। और देखिए, ऐसा भी तो नहीं था कि मातृत्व चुनने के बाद उनका पर्सनल डेवलपमेंट रुक गया हो। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक बार फैमिली चुनी तो बस आपका करियर खत्म। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। अरुणा जी का जीवन साबित करता है कि हर चीज का एक वक्त होता है। जीवन के अलग अलग मौसम होते हैं और उन्होंने हर मौसम का आनंद लिया। बिल्कुल। जब उनके बच्चे बड़े हो गए, आत्मनिर्भर बन गए, तो उन्होंने दोबारा प्रोफेशनल दुनिया में कदम रखा। उन्होंने पूरे 10 साल तक एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम किया। अरे वाह, 10 साल तक। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी होने के नाते उनका जीवन सफर हमेशा चलता रहा। उन्होंने पूरे भारत और विदेशों की भी बहुत यात्राएं की। इन यात्राओं से तो इंसान का नजरिया बहुत बड़ा हो जाता है। एकदम सही। अलग अलग संस्कृतियों और धार्मिक स्थलों को जब आप करीब से देखते ना, तो सोचने का दायरा बड़ा हो ही जाता है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई लेखक अपने आने वाली किताबों के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहा हो जिंदगी भर। और फिर आता है उनकी लाइफ का सबसे इंस्पायरिंग फेज। हाँ, उनकी दूसरी पारी। वही तो। सोर्स मटेरियल के हिसाब से उन्होंने अपनी लेखनी की शुरुआत अपने 70 के दशक में की, मतलब 70s में आकर। ये बात वाकई किसी को भी झकझोर सकती है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, समाज ये मान लेता है कि 60 या 70 की उम्र के बाद तो बस आराम करना चाहिए, कुछ नया शुरू करने का वक्त तो गया। बिल्कुल। पर उस उम्र में एक नई पहचान बनाना, ये शक्ति स्वरूपा का जीता जागता उदाहरण है। देखिए, श्रोताओं को ये समझना होगा कि रचनात्मकता और अंदरूनी शक्ति उम्र की मोहताज नहीं होती। जब 70 साल के अनुभव के बाद कोई कुछ लिखता है ना, तो उसमें जीवन का पूरा सार निकल कर आता है। वही तो। एक अलग ही ठहराव होगा उनकी सोच में। एकदम। इतने दशकों तक जिंदगी को हर रंग में देखने के बाद उनकी बातों में एक गहराई है, और इसी वजह से उन्होंने सिर्फ एक किताब नहीं लिखी। हाँ, उन्होंने तो काफी कुछ लिखा है। बिल्कुल। उन्होंने समाज को कई रोचक रचनाएं दी हैं, जैसे रामायण समय की कसौटी पर, और बच्चों के लिए रामायण फॉर द चिल्ड्रन। उसके अलावा कृष्णा एक दृष्टा, दैवीय आध्यात्मिक शक्तियां और समाज की शक्ति स्तंभ नारियां,
ये पूरी लिस्ट बताती है कि उनके विचार कितने विविध हैं। पौराणिक कथाओं से लेकर समाज और नैतिकता तक उनकी बहुत गहरी पकड़ है। हाँ, और जब किसी लेखक के पास इतना विशाल अनुभव होता है तो वो अपनी बात कैसे पाठकों के सामने रखता है, ये बहुत मायने रखता है। मैंने देखा कि जो लोगों के रिव्यूज़ हैं इस किताब पर, उनसे एक बात साफ होती है कि ये सिर्फ एक कहानी या किसी खास प्लॉट पर निर्भर नहीं करती। हाँ, ये बात सही है। इसके बजाय ये किताब सीधे तौर पर प्रेरणा देने पर केंद्रित है। भाषा भी बहुत ही सरल है, मतलब भारी भरकम शब्दों के जाल में नहीं फंसती, बल्कि सीधे इंसान के दिल से जुड़ती है। असल में किसी भी अच्छे साहित्य की पहचान उसकी सरलता में ही छुपी होती है। इस किताब में सच्ची भावनाओं और आध्यात्मिक प्रतीकों का एक बहुत सुंदर संतुलन देखने को मिलता है। बिल्कुल सही। लेखिका ने जिंदगी के गहरे सच को समझाने के लिए बहुत सीधे रास्ते का चुनाव किया है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो समझ आता है कि ये बाहरी दुनिया से रिकग्निशन पाने के खिलाफ बात करती है। आजकल तो सब इसी में लगे हैं कि किसी तरह दुनिया हमें वैलिडेट कर दे। वही तो, लेकिन ये उपन्यास इंसान को अपने भीतर झांकने और वहाँ अपनी असली कीमत पहचानने के लिए प्रेरित करता है। ये इंटरनल अवेकनिंग की बात करता है। तो अगर मैं इसे आसान शब्दों में समझूं तो किताब एक तरह से ये कह रही है कि जब तक हमें इस बात की फिक्र रहेगी कि लोग हमें कितना ताकतवर मानते हैं, तब तक हम अंदर से कमजोरी रहेंगे। बिल्कुल यही बात है। असली जागृति तब आती है जब हमें खुद को ताकतवर साबित करने की जरूरत ही महसूस ना हो, है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। देखिए, जब इंसान का अंदर का प्रकाश जागृत हो जाता है तो उसको बाहर की किसी रोशनी की जरूरत ही नहीं पड़ती। किताब के जो किरदार है ना, जब वो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजरते हैं तो वो अचानक दुनिया बदलने निकल नहीं पड़ते, बल्कि वो अपने अंदर के व्यक्तित्व को इतना विशाल कर लेते हैं कि मुसीबतें उनके सामने छोटी पड़ने लगती हैं। क्या बात है, ये सोच ही इतनी ताकतवर है। और ये सिर्फ महिलाओं पर लागू नहीं होता है, ये एक ऐसा दर्शन है जो हर उस इंसान पर लागू होता है जिसने कभी भी जिंदगी में लड़ाई या हार का सामना किया हो। सच में आज की इस चर्चा ने ताकत, संघर्ष और लाइफ के फैसलों को देखने का हमें एक बिल्कुल ही नया और बड़ा नजरिया दिया है। बिल्कुल। और इसी पॉइंट पर आकर मैं सुनने वालों के दिमाग में एक बहुत गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। हाँ, जरूर बताएं। देखिए, जब भी जिंदगी में सबसे गहरी पीड़ा का समय आए, जब ऐसे हालात बने जो आपको अंदर तक तोड़ने लगें, तो उस वक्त एक चुनौती होती है हमारे सामने। क्या हम उस दुख से लड़कर दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, या फिर उस भयानक दुख के बीच भी क्या हम अपनी इंसानियत, अपनी करुणा और इस अंदरूनी रोशनी को बचाकर रख पाएंगे? उस दर्द को दूसरों को चोट पहुंचाने वाला हथियार बनाने की जगह क्या हम उसे ऐसी ताकत में बदल सकते हैं जो हमें बेहतर इंसान बनाए? ये सोचने वाली बात है। असल में शक्ति स्वरूपा का यही सबसे बड़ा और खूबसूरत संदेश है। We at sharingstories.in are showcasing books by Indian authors through the hashtag Pushing Indian Authors campaign. This content is supported by plotsformovies.com, an AI-enabled book trailer platform where you can watch 1-minute trailer of the book to understand the book better before you buy it. तो सुनने वालों, अगर आज के इस विश्लेषण ने आपको ताकत और जिंदगी के मायने समझने का एक नया रास्ता दिखाया है, तो हमारी ये गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां जरूर जाएं। वहां से शक्ति स्वरूपा किताब को खरीदें और इस दार्शनिक यात्रा का खुद अनुभव करें। ऐसे और भी रोमांचक विश्लेषण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग देते रहें। और हाँ, जाने से पहले कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि किसी भी भारतीय लेखक या इंडियन ऑथर द्वारा लिखी गई आपकी सबसे पसंदीदा किताब कौन सी है। हमारे श्रोताओं के विचारों का हमेशा स्वागत रहेगा। तब तक के लिए नई किताबें खोजते रहें और जिंदगी के नए पन्ने पलटते रहें।